हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए आज जीएस की फिर एक नई सीरीज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, जहां कोशिशों की ऊंचाई होती है, जहां कोशिशों की ऊंचाई होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, आप प्रयास करते रहिए और प्रयास करते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी स्वर कोकिला ऑफ इंडिया यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो आइए चलिए बात करते हैं। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आइए, सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और ये कब बनी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में 1925 कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, दूसरी बात, सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी है, महिला राज्यपाल। ठीक है, और वह राज्य कौन सा था? वह राज्य था उत्तर प्रदेश। इस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, जबकि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा है? देखिए, गांधी जी ने कहा है कि यह धरती सबका पेट भर सकती है लेकिन एक लालची का पेट नहीं भर सकती, अर्थात एक लालची की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि यह धरती सबका पेट भर सकती है लेकिन एक लालची का पेट नहीं भर सकती है। ठीक है, गुरु नानक ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म के संस्थापक। दूसरी, सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक। सिखों के पहले गुरु हैं। ठीक है, राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
इसकी स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराती है, कथन किसका था? महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि देशभक्ति के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, चौधरी रहमत अली। तो देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के राइटर हैं मोहम्मद इकबाल। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। इनकी किताब है बंगे दर्रा, उसमें इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बताया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वंदे मातरम। ठीक है, और इनके उपन्यास कौन सा है? उपन्यास आनंद मठ, आनंद मठ इनका उपन्यास है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सजा हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सजा, की सजा। ठीक है, और काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सजा हुई थी। और उन्होंने कौन सा गीत गाया? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। चौधरी रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया, पाकिस्तान शब्द दिया इन्होंने, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, ये 1933 में दिया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। विश्वविद्यालय के छात्र। ठीक है, किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, और इनकी किताब उपन्यास आनंद मठ है जो सन्यासी विद्रोह पे लिखी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सजा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को, और इन्होंने गाया था सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था 1933 में, और एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किस गवर्नर ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया? यानी अंग्रेजी भारत में शिक्षा का माध्यम होगी, यह निर्णय किसने लिया था? तो यह निर्णय लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था मैकाले के सुझाव पर। मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम में भारत में शिक्षा दिए जाने का सुझाव दिया। ठीक है, मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम में भारत में शिक्षा दिए जाने का सुझाव दिया। ठीक है, दूसरी बात, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजी भाषा शिक्षा माध्यम कब बनी? 1835 में। कब बनी? 1835 में बनी थी। ठीक है, अंग्रेजी भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनी? 1835 में बनती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बनती है। ठीक है, मैकाले ने दो स्पंदन शिक्षा का सिद्धांत दिया, सिद्धांत जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। हॉर्डिंग फर्स्ट का टाइम पीरियड है तुम्हारा 1844 से 1848, 1844 से 1848 हॉर्डिंग फर्स्ट का टाइम पीरियड है। डलहौजी 1848 से 1856, विलियम बेंटिक 1828 से 1835, और वेलेजली 1798 से 1805। ठीक है, वेलेजली 1798 से 1805 तक रहते हैं। हॉर्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848, डलहौजी 1848 से 1856 तक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ?
तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता वो करमचंद गांधी। इनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी थे पिता। ठीक है, करमचंद गांधी जो करमचंद गांधी थे पोरबंदर के दीवान थे। इनकी माता थी पुतली बाई। माता कौन थी? पुतली बाई। देखिए 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का जन्म होता है। 1888 में ये लंदन जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने। लंदन गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने। कहाँ गए? लंदन गाते हैं 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। दूसरी बात 1892 में लंदन से वापस आते हैं। लंदन से वापस और राजकोट और मुंबई में वकालत शुरू करते हैं। लेकिन गांधी जी को वकालत में सफलता नहीं मिलती है। और इसके बाद इन्हें 1893 में ये दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी द्वारा इन्हें अफ्रीका भेजा जाता है। कहाँ जाते हैं? अफ्रीका। दादुल्ला एंड कंपनी द्वारा अफ्रीका भेजा जाता है। ठीक है, और अफ्रीका में गांधी जी डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया। और वहां पर बीच में मैरिट्सबर्ग में गांधी जी को धक्का दे दिया गया ट्रेन से। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग से ट्रेन से धक्का दे दिया जाता है। और इसके बाद गांधी जी रंग भेद के खिलाफ दक्षिणी अफ्रीका में आंदोलन शुरू कर देते हैं, रंग भेद के खिलाफ। ठीक है, तो गांधी जी ने वहां पर फिर 1930 में अखबार निकाला, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अखबार निकाला गांधी जी ने वहां पर। दूसरी बात 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। आश्रम। ठीक है, दूसरा 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं। भारत वापस कब आते हैं? 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं। ठीक है, 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा, फिर अहमदाबाद, पहले अहमदाबाद और फिर खेड़ा। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेड़ा। ठीक है, 1918 में गांधी जी अहमदाबाद फिर खेड़ा आंदोलन करते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए गांधी जी 1915 में कहाँ आते हैं? भारत। 1915 में भारत वापस आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। दूसरी बात 1917 में गांधी जी क्या करते हैं? चंपारण, जो भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था, चंपारण। 1918 में
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह 1924 बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की गांधी जी अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष कौन बनते हैं? गांधी जी। 1930 सबने अवज्ञा, अवज्ञा आंदोलन। 1930 में दांडी मार्च। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मार दी जाती है, नाथूराम गॉडसे। ठीक है, नाथूराम गॉडसे गांधी जी को क्या मार देते हैं? गोली मार देते हैं। नाथूराम गॉडसे द्वारा गांधी जी की हत्या। की हत्या, ठीक है, नाथूराम गॉडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। दूसरी बात देखिए, गांधी जी के बारे में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा है कि आज से 1000 साल बाद पैदा होने वाला बच्चा इस हाड़ मास के इंसान को भगवान ना समझ बैठे। और इतिहासकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि एशिया का गांधी यूरोप तक चलकर आएगा और यूरोप का हिटलर इतिहास के पन्नों में खो जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गांधी जी के बारे में जितने इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सभी आपको बता दिए, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं। चलिए, तो याद रखा, मैरिट्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग पर गांधी जी को क्या दिया गया था? धक्का दिया गया था ट्रेन से। और वहीं से गांधी ने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया है और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया है। गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 1903 में दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? देखिए, वहां मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगला क्वेश्चन था। ठीक है, 1903 में दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो चलिए, वहां मैंने बता दिया है, आप लोग बताइए किस अखबार की स्थापना की थी गांधी जी ने। तब तक मैं और बताऊं, यंग इंडिया गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया का प्रकाशन किया। यंग इंडिया और नवजीवन, ये दोनों अखबार गांधी जी के हैं। गांधी जी ने इनका प्रकाशन 1919 में किया था। ठीक है, इन दोनों का प्रकाशन गांधी जी ने किया है, गांधी जी ने। दोनों अखबार गांधी जी के हैं। ठीक है, इंडिया ओपिनियन गांधी जी ने 1903 में कहा निकाला था? अफ्रीका में निकाला था। ठीक है, इंडिया ओपिनियन गांधी जी ने 1903 में कहा निकाला था? अफ्रीका में निकाला था। दक्षिणी अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया था गांधी जी ने। ठीक है, यंग इंडिया और नवजीवन किसके हैं? महात्मा गांधी के अखबार है। दूसरी कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों किसके हैं? एनी बेसेंट के हैं। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके अखबार हैं? एनी बेसेंट के हैं। मराठा और केसरी, ये दोनों अखबार किसके हैं? मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछा अफ्रीका में गांधी ने कौन सा अखबार निकाला? इंडियन ओपिनियन निकाला था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी? एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 20
अनुच्छेद 28, यहाँ अनुच्छेद 21 कर लीजिए, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 18। तो देखिए आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 जो है आपको अपराध दोष सिद्धि से मुक्ति दिलाता है। आर्टिकल 20 क्या? अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति, अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति। तो देखिए अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति दिलाता है, तो इसमें एक है दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। देखिए कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसी अपराध से दंडित किया, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उसके अपराध करते समय था, यानी किसी नई विधि से दंडित नहीं किया जाएगा। यानी अपराध करते समय जो विधि थी उसी विधि से उसे दंडित किया जाएगा, अन्य किसी विधि से नहीं। जैसे मान लीजिए उसने आज अपराध किया और उसका जो निर्णय आया वो 5 साल बाद आया, जैसा कि अमूमन होता है 5 साल बाद निर्णय आया, तो उसे उसी विधि से दंडित किया जाए वो जो उसके अपराध करते समय थी, ना कि उस विधि से जो वर्तमान में है, ठीक है। दूसरा है आपका आत्मशासन से सुरक्षा, शासन से सुरक्षा, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आत्मशासन से सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में कहा गया व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद में, मतलब किस संविधान में कहा गया, तो आर्टिकल 20 में कहा गया कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 28 में क्या है? आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब 28 ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 21 प्राणवाद, दैहिक स्वतंत्रता, 18 में उपाधियों का अंत है, यानी सेना और विद्या के क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे अंग्रेजों के उन्हें सर की उपाधि दी जाती थी, केसरी हिंद की उपाधि दी जाती, ऐसी कोई भी उपाधि भारत में नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह उपाधि इसका सूचक है। अगर हम ये उपाधि रखते हैं तो ये उपाधि हमारी मतलब हम औपनिवेशिकतावाद की सूचक रहेंगी, इसलिए आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं होंगे? आइए, आर्टिकल 352। देखिए आर्टिकल 352 लगता है तो देश में मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आंधी आए चाहे तूफान आए, यानी परिस्थितियां कैसी भी रहें, वो मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होते हैं। और वो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 20 और 21, यानी अपराध दोष सिद्धि से मुक्ति और प्राणवाद, दैहिक स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार बने रहेंगे। ये मौलिक अधिकार 352 का प्रयोग होने पर भी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, ये समाप्त हो जाता है गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम व बेगार को निषेध करता है। ये निषेध
यानी बलात् श्रम का मतलब है किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, बेकार बिना वेतन के कार्य नहीं कराया जा सकता है। और आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम नहीं करवाया जाएगा। आयु के बच्चों से श्रम नहीं करवाया। यहाँ मैं कहूँ आर्टिकल 24 बाल श्रम प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 24 बाल श्रम प्रतिषेध, ठीक है। आर्टिकल 25 धार्मिक, आप मतलब ईश्वर के किसी भी रूप की उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 से कहता है आप अपनी पसंद के धार्मिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार जो आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है, तो आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी संरक्षण, आर्टिकल 23 बलात् श्रम व बेगार को निषेध करता है, आर्टिकल 24 बाल श्रम प्रतिषेध करता है, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी भी ईश्वर के प्रतिरूप को मान सकते हैं। आर्टिकल 26 ये कहता है आप अपनी पसंद के धार्मिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंधन करने का अधिकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार यानी रोजगार का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया? आजीविका का अधिकार किस मामले का अधिकार? तो ओल्गाटे लिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में। कौन सा है? ओल्गाटे लिस बनाम बॉम्बे नगर के मामले में यह अधिकार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत संशोधित किया, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा भाग है जिसमें अगर हम संशोधन करें तो उसके लिए हमें विशेष संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो राज्य के नीति तत्व तो संसद चलाने के लिए नए राज्यों के गठन, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए संशोधन करने के लिए हमें विशेष संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार का है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य द्वारा। विशेष बहुमत तथा आधे से एक अधिक राज्य द्वारा, आधे से एक अधिक राज्य द्वारा, ठीक है। तो देखिए साधारण बहुमत में तो सिर्फ नए राज्य का सृजन, ठीक है। दूसरा राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या नए राज्य को शामिल करना। है दूसरी बात साधारण बहुमत से होता है, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं उन्हें संविधान संशोधन माना जाता है। और कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिनका प्रभाव राज्यों पर भी होता है और उस संशोधन के लिए विशेष बहुमत और आधे से एक अधिक राज्यों की आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति के आर्टिकलों में हमें कुछ संशोधन करना है, ठीक है। न्यायिक सुप्रीम कोर्ट में संशोधन इसलिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, उसे सभी राज्यों से पारित करवाया गया था, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे संशोधन है जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मूल अधिकार,
इनमें जो संशोधन किया जाएगा वो विशेष बहुमत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत में उपस्थित सदस्यों का 2/3 और कुल का आधे से अधिक, यानी दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब वो विशेष बहुमत द्वारा पारित माना जाता है। ठीक है, तो विशेष बहुमत, राज्य के निजी तत्वों में कोई संशोधन करना है तो वो विशेष बहुमत द्वारा किया जाएगा। मूल अधिकारों में संशोधन करना विशेष बहुमत द्वारा किया। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में। ठीक है, संविधान संशोधन किसमें? आर्टिकल 368 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? चलिए बताइए आप लोग कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आइए, तो देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। ठीक है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने जिसे कहते हैं महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ आती है? संसद में। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है। जिस सदन में शुरू किया जाएगा उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी और इसकी सूचना राष्ट्रपति को भी देनी होगी। जब मान लीजिए हम लोकसभा शुरू करते हैं तो लोकसभा में उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो 1/4 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव 1/4 सदस्यों के समर्थन से लाया, जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और उस सदन में अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और वहाँ एक समिति बनाई जाएगी, जांच समिति। उस जांच समिति राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगी और उस समिति के समक्ष राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रख सकता है। अगर फिर भी समिति दोषी पाती है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संसद। तो राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा हटा सकती है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में पहले शुरू किया जाता है। लोकसभा शुरू कीजिए चाहे राज्यसभा में शुरू कीजिए। और महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए 1/4 सदस्य लाएंगे। किसी भी सदन में ला सकते हैं। लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी जिस सदन में लाएंगे उस सदन के अध्यक्ष को और उस राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये निर्णय किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 71 यह कहता है, आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है, विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। यानी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति संबंधी कोई विवाद होता है उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। जबकि सांसद और विधायक संबंधी चुनाव में कोई विवाद होता है उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो जाएगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में किसकी सुनवाई? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी से अलग करती है? तो देखिए, मन्नार की खाड़ी जो है वो यहाँ स्थित है, मन्नार की खाड़ी, और जहाँ कौन है? श्रीलंका। तो मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है? भारत बांग्लादेश रेड क्लिफ। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और
बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ है, और पाकिस्तान और भारत के बीच भी रेड क्लिफ है। सॉरी, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ है, और भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ है, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तब बांग्लादेश नहीं था, तो रेखा वही थी, रेड क्लिफ। अब देखिए भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अब देखिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? और भारत का ऐसा कौन सा राज्य दो तरफ से बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, या दो बार बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है? चलिए इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। जब तक पाकिस्तान की बात करते, देखिए पाकिस्तान के साथ ही हमारी कौन सी सीमा लगती है? रेड क्लिफ, ठीक है। और इसके साथ दो तो यूनियन टेरिटरीज है हमारे, और 3 स्टेट है, 3 राज्य हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं? एक तो है JNK और एक है लद्दाख, ठीक है। और 3 राज्य कौन से हैं? जो 3 राज्य हैं आपके, एक तो आपका पंजाब, राजस्थान और एक है आपका गुजरात। ये 3 राज्य हैं, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो आप बताइए कि बांग्लादेश का, देखिए त्रिपुरा ऐसा राज्य जो 3 ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। तीनों ओर से कौन घिरा है? त्रिपुरा घिरा है, तीनों ओर से घिरा है त्रिपुरा, ठीक है। असम 2 ओर से सीमा बनाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? बहुत सरल क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है विंध्याचल। कौन सी है? विंध्याचल रेंज, विंध्याचल रेंज। तो ये विंध्याचल रेंज है, ये प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर के मैदान से अलग करती है, ठीक है। विंध्याचल रेंज है जो प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर के मैदान से अलग करती है। कौन सी? विंध्याचल रेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विंध्याचल। विंध्याचल जो है प्रायद्वीपीय भारत को इससे, उत्तर भारत से अलग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि माउंट जोपनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए माउंट जोपनो सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट जोपनो सिक्किम राज्य में। तो दूसरा, सिक्किम राज्य में कौन सी चोटी स्थित है? कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा स्थित है जो भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। आपसे पूछे भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो देखिए गुरु शिखर, तो पहले बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ हिल्स। कौन सी है? पारसनाथ हिल्स है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल्स है, जिसका संबंध कौन से धर्म से? जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोडावेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोडावेटा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। धूपगढ़ है जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, सतपुड़ा की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु शिखर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अरावली। गुरु शिखर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अरावली। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। चलिए
कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं भारत की जिनको हम जान लेते हैं। देखिए यहां जम्मू कश्मीर में काराकोरम, कुछ पर्वत रेंज काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम के नीचे है लद्दाख। देखिए काराकोरम को एशिया का मेरुदंड कहते हैं। एशिया का मेरुदंड किसको कहते हैं? काराकोरम को एशिया का मेरुदंड कहते हैं। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है काराकोरम की? K2 है। काराकोरम को एशिया का मेरुदंड कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। लद्दाख, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापासी। माउंट राकापासी जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, माउंट राकापासी है जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, माउंट राकापासी, ठीक है। इसके बाद बृहद हिमालय की बात करते हैं। बृहद हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 है, ठीक है। दूसरी बात इधर आइए सतपुड़ा। तो देखिए सतपुड़ा रेंज पर एक तो है तुम्हारी धूपगढ़, धूपगढ़ किसकी है? सतपुड़ा की। और एक है अमरकंटक। मैकाल रेंज की कौन सी है? अमरकंटक। मैकाल रेंज की कौन सी है? अमरकंटक। ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ और MP की सीमा पर है अमरकंटक, ठीक है। और धूपगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये भी सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा का। अरावली की आपको बता दी, गुरु शिखर अरावली के। इधर आइए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और इधर है पूर्वी घाट। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी पर। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये नीलगिरी पर मिलते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपको बता दी डोडा वेटा, डोडा वेटा है नीलगिरी की। दूसरी बात यहां पर अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी। और ये अन्नाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया गुरु शिखर किसकी है? तो अरावली की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आपसे पूछा गया कि देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो देवमाली उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी? उड़ीसा हमारे की। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागालैंड की, तो नागालैंड की है माउंट सारामती, माउंट सारामती। नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन कहाँ की है? मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। देवमाली आपसे पूछा गया तो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? देवमाली उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। माउंट सारामती नागालैंड की और ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो देखिए बोमडीला दर्रा, तो बोमडीला दर्रा किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और दिफू दर्रा, दो दर्रे हैं, दिफू और बोमडीला दर्रा का अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम में, नाथुला दर्रा किस में? सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में? आपका सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा, ठीक है, सिक्किम में। और कौन सा है? नाथुला और जैलिपला, जैलिपला, ये दोनों दर्रे सिक्किम राज्य में। बड़ा लाचला दर्रा और सिपकीला दर्रा, सिपकीला, बड़ा लाचला, सिपकीला और रोहतांग, रोहतांग दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं? ये दर्रे हैं तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछा गया कि मांगसा दर्रा कहाँ स्थित है, ये दर्रा है, मांगसा दर्रा कहाँ स्थित है, तो मांगसा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, माना और नीति दर्रे भी उत्तराखंड राज्य में, माना व नीति दर्रा, ये दर्रे भी कहाँ, उत्तराखंड राज्य, माना और नीति दर्रा भी उत्तराखंड राज्य में। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा है कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य, तो मांगसा दर्रा उत्तराखंड राज्य में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो बहुत उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर द्वारा रेडिएशन के प्रकाश को मापा, यानी सूर्य के प्रकाश को भी मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा। ठीक है, फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई। गहराई मापी जाती है। ठीक है, थर्मामीटर भी ताप मापी है। दूसरा मैनोमीटर द्वारा तरल व गैसों का दाब मापा जाता है, तो मापते हैं, तरल व गैसों का दाब मापते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत उच्चतम तापमान किससे मापा जाता है, तो बहुत उच्चतम तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की फोटोग्राफी करने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सूर्य की फोटोग्राफी करने में स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है सूर्य की फोटोग्राफी करने में। गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा का माप किया जाता है। कौन मापी जाती है, विद्युत धारा, यानी परपथ में विद्युत धारा है या नहीं, वो किससे मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, विद्युत धारा इससे मापी जाती है, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोहेलियोमीटर द्वारा सूर्य की फोटोग्राफी की जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। तो देखिए तत्व किसको कहते हैं, तत्व देखिए दो या दो से अधिक, मतलब यहाँ तो ना तो तत्व को बना सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक किसी को जोड़कर हम तत्व बनाते नहीं बना सकते, ना ही तत्व को दो भागों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम तत्व है, टिन तत्व है, कार्बन तत्व, लेकिन पानी तत्व नहीं है। पानी क्या है, अणु, देखिए पानी क्या है, यौगिक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है, H2O बनाता है। इसलिए पानी तत्व नहीं है, क्योंकि तत्व को दो भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है, ना ही इन दो भागों से जोड़कर बनाया जा सकता है तत्व को। ठीक है, चलिए शुद्धतम से शुद्धतम रूप होता है तत्व पदार्थ का, यानी पदार्थ का वह शुद्धतम से शुद्धतम रूप तत्व है जिसको दो पदार्थों के मिलाकर बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आइए निम्नलिखित उस एक समान धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होता है। तो देखिए उस एक समान जो जीवाणु रोधी होता है उसका सही आंसर है तामा। तामा जीवाणु रोधी होता है। ठीक है, तामा कैसा होता है, जीवाणु रोधी होता है तामा। ठीक है, चलिए लेकिन अधिकतम जैसे तांबे के बर्तन या उसका अधिक प्रयोग करते हैं या तांबे की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। जैसे तांबा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, Cu लाभदायक होता है बॉडी के लिए। ठीक है, लेकिन अधिकतम मात्रा में तांबा अगर बॉडी में हो जाए तो कौन सा रोग, विल्किंसन रोग हो जाता है। ऐसे ही लोहे आयरन Fe होता है और उसकी आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। लेकिन यदि आयरन की मात्रा अधिक हो जाए तो लोहमयता रोग हो जाता है। ठीक है, तो जीवाणु रोधी कौन होता है, तांबा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है, तो वो सेरिब्रम है। कौन है, सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही बुद्धि कहते हैं, जिसको बुद्धि कहते हैं वो सेरिब्रम है। और सेरिब्रम मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, अग्रभाग है ये मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है उसके
एक तो होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है, दूसरा होता है डायएनसिफलोन, डायएनसिफलोन। और इस डायएनसिफलोन के दो भाग होते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमें भूख प्यास का एहसास कराता है, भूख प्यास का एहसास कराता है। ठीक है, भूख प्यास का अनुभव कराता है, इसका अनुभव कराता है हमें, भूख प्यास का अनुभव कराता है। आपको किसका अनुभव कराता है? भूख प्यास का अनुभव कराता है। ठीक है, अनुभव कराता है। थैलेमस जो है ये प्यार और घृणा, प्यार व घृणा ये विचार उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि सोचना, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने जैसी क्षमताएं क्रिया कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है। ठीक है, सेरिब्रम को ही बुद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। और कल आपकी पैट की परीक्षा है और उस परीक्षा के लिए आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। पेपर आप सभी का अच्छा हो और अधिक से अधिक परसेंटाइल आप लेकर आएँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।